हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा आपका सॉलिड स्टेट। ये 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और पूरा 12th क्लास का सिलेबस मैं पूरा करवाऊँगा और PDF लिंक एंड नोट्स आपको पूरा डिटेल में मिलेगा और वहाँ पे आपको टेस्ट एसेसरीज भी मिल जाएगा। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। चलिए बिना देर के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट जानने से पहले आपको कुछ चीज़ जो होता है, जो बेसिक चीज़ होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता ही होगा मैटर के बारे में, कि मैटर के बारे में लगभग स्टूडेंट जानते हैं। तो मैटर क्या होते हैं? हर वो वस्तु, आसपास के जितने भी वस्तु हो जिसमें आभार हो, जो जिसमें द्रव्यमान हो, और हर वो वस्तु जो स्थान घेरता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, वो जितना भी चीज़ हो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। आपके आसपास में जो भी दिखता हो वो सब क्या होगा? मैटर होगा। एक तौर पे आप देखो तो हर वह वस्तु जिसका जिसका द्रव्यमान हो यानी मास हो तथा कुछ स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाती है। इतना चीज आपको पता ही होगा। इसको इंग्लिश में आप डेफिनेशन एनीथिंग विच है जब मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। ये आप याद कर लेना। ये आपको उम्मीद है बहुत से स्टूडेंट को याद नहीं होगा। चलिए अब आगे करते हैं। मैं ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा सॉलिड स्टेट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कितने प्रकार ज्योमेट्रिक के ज्यामिति के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं और एमरफस सॉलिड किसे कहते हैं, वो सब देखेंगे। लेकिन अभी कुछ कुछ टॉपिक्स जो बेसिक चीज़ है वो आज हम कवर करवा देता हूँ मैं आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं। जो पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ये सब पदार्थ में पाए जाते हैं। पदार्थ की मुख्य अवस्था है, ये सब पदार्थ की मुख्य अवस्था है। लेकिन इसके अलावा एक होता है जो आप नाम सुने होंगे कभी कभी। इसका बहुत से स्टूडेंट नाम सुना होगा कि बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। इसके बारे में बाद में मैं बात करूंगा। अभी आपको जानना है कि सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में और प्लाज्मा के बारे में भी कुछ डिटेल में मैं बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे आगे देखो कि सॉलिड जो है, सॉलिड क्या होता है। सॉलिड में सबसे पहले देखो क्या कि सॉलिड जो होता है ना, उसका जो अणु होता है यानी कि मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से। बहुत इसके बीच बहुत डिस्टेंस बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। यानी अंतराणु बल जो होता है और ये जो इसके बीच में जो है अंतराणु बल कार्य करता है, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत अधिक होता है। अंतराणु बल इसमें सॉलिड में बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। और उसी प्रकार से लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड में अंतराणु बल कम होते हैं। सॉलिड के अकॉर्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें कम होते हैं। क्लियर? यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें देखिए कि डिस्टेंस अधिक है। जब डिस्टेंस अधिक होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा। डिस्टेंस नहीं के बराबर है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होगा। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पे गैस के बारे में। गैस में जो गैस जो होते हैं तो उसका जैसे मान के चलिए कि ये कंटेनर है या एक रूम है। तो उस रूम में अब देखिए रूम में जो होता है, जैसे कि मान के चलिए गैस का जो मॉलिक्यूल यहाँ पे, जैसे रूम में कहीं पे सेंट लगाते हैं तो इसमें बहुत इधर उधर चारों तरफ फैल जाता है। मतलब इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं के बराबर इसमें होता है। इसमें नहीं के बराबर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स? तो सॉलिड में। उससे कम किसमें? तो लिक्विड में। और उससे मतलब नहीं के बराबर किसमें? गैस में। इतना चीज आपको कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अब देखिए सबसे पहले आप बहुत से आप पढ़े होंगे कि अब देखो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया और प्लाज्मा हो गया। सबसे पहले सॉलिड में जैसे मान के चलिए कि जो बर्फ है, बर्फ को लेते हैं। बर्फ को जब हम यहाँ पे हीट देते हैं तो यानी कि जो गर्म करते हैं तो बर्फ किस में बदलता है? लिक्विड में बदल जाता है।
तो उसी प्रकार से लिक्विड में थोड़ा सा और जब हीट करते हैं लिक्विड को तो भाप बनता है, तो उसको हम गैस बोलेंगे। और गैस में भी आगे चल के हम जब एक सर्टेन टाइम तक अगर उसको उसमें टेम्परेचर देंगे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, मतलब उसमें वोल्टता आ जाएगी, जिस कारण से प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाएगा। वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि सॉलिड में जब हम टेम्परेचर देंगे तो उसको हम बोलेंगे गलनांक। सॉलिड को जैसे कि गलनांक बोलेंगे, जिसमें जिस समय से कोई सॉलिड द्रव रूप में गलना शुरू हो जाए तो उसको बोलेंगे गलनांक। उसके बाद लिक्विड को जो लिक्विड बना, लिक्विड को जब हम फिर जाके उसमें टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड को जब गर्म करेंगे तब जाके जो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड भाप में बदलेगा, भाप में बदलना शुरू करेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्वथनांक। क्वथनांक, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, क्वथनांक। क्लियर। अब देखिए गैस आ गया। अब गैस में आप आगे समझोगे। यहाँ पे गैस को जब हम बहुत ज्यादा इसमें टेम्परेचर देंगे, बहुत ज्यादा हीट देंगे, तो वोल्टता की अधिकता हो जाएगी, जिस कारण से जो गैस का जो मॉलिक्यूल है, जो आयन्स हैं, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इस प्रकार से, तो इसमें से यहाँ पे ये आपका हो गया आपका मॉलिक्यूल। इससे बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हम देंगे गैस में तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकल जाएगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जिस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। चलिए, इतना दूर तक तो आपको समझ में आया। गैस को जब बहुत तापमान देते हैं तो उसके अणुओं में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा। और इसके अणुओं में से क्या होगा, मॉलिक्यूल में से अणु जब बाहर निकलने लगा, इसको बोलेंगे, जिसको कहेंगे प्लाज्मा। इतना तक तो आपको मतलब समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझिए प्लाज्मा, जैसे कि इसमें से कुछ डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको समझना बहुत आवश्यकता है कि आपके इम्पोर्टेंट आपको मतलब समझ में आए थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना, इमेजिन करने वाला मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करते जाना। जो प्लाज्मा होते हैं, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की मतलब कि वो प्लाज्मा में जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल से बाहर जो निकला है, तो ये जो प्लाज्मा है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इसमें से कुछ विशेष गुण आ जाते हैं, और उस गुण को हम बोलते हैं, जैसे कि कुछ गुण जो होते हैं आ जाते हैं प्लाज्मा में, और उस जैसे कि विद्युत चालन का मतलब विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है उसमें प्लाज्मा में। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर होता है, चालन हो जाता है उसमें। और उसमें रंग दिखने लगता है कि एक तरह से कलर दिखने लगेगा, कलर, आप इसको भी नोट कर लेना, कलर दिखने लगेगा। एक तौर पे आप प्लाज्मा का अगर आप देखो तो डेफिनेशन के हिसाब से, कि जब आसमान में आप देखते होंगे कि आसमान में होता क्या है, कि जब आसमान जो होता है वहाँ का टेम्परेचर वहाँ का बहुत कम होता है, जिस कारण से वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो एयर है उसमें जो मॉइस्चर, मतलब आप कह सकते हो कि जो एयर में छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हैं वाटर ड्रॉप का, तो वो आपस में वहाँ पे आप जम जाता है। जब दो बादल आपस में आके जब टकराता है, तो टकराने के क्रम में एक भीषण ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसे हम वोल्टता भी बोलते हैं। और वहाँ पे मतलब इतना इतना एनर्जी उत्पन्न होता है, वहाँ पे आसपास का माहौल, वहाँ पे गैस बनता है, और इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ का कि, और जिस कारण से वहाँ का जो मतलब आसपास का जो गैस है उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जिस कारण से वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाते हैं। और वही प्लाज्मा स्टेट जो वहाँ पे बिजली, प्लाज्मा स्टेट से जो मतलब आपको समझ में आया था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से बादल में जो गैस होता है, बादल जब टकराता है आपस में, तो भीषण ऊर्जा उत्पन्न होता है एक भयानक। तो जिस कारण से वहाँ आसपास में जो गैस का जो बवंडर होता है वहाँ पर से, तो एक बिजली चमकती हुई हमें दिखाई देती है, एक कलर की। तो इस तरह से आप कह सकते हो वहाँ पे भी प्लाज्मा होता है। और हमारा सन को आप ले लो, सन जो होता है, अब मान के चलो कि ये आपका सन है। क्लियर। अब सन में देखिए हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। तो हाइड्रोजन हीलियम में तब बदलेगा जब उसको अत्यधिक तापमान मिलेगा। तो होता हाइड्रोजन क्या है, गैस है। गैस
को जब हम बहुत टेम्परेचर देंगे, इतना टेम्परेचर देंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस एटम मतलब कि समझ लीजिए कि उसका मोलिक्यूल को मतलब एटम को छोड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू करेगा, तब जाके हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, जिस कारण से वहां पे सन में होता है नाभिकीय संलयन होता है। तो जिस कारण से वहां पे क्या होता है, सन प्लाज्मा स्टेट में रहता है, वहां पे प्लाज्मा स्टेट में रहता है, एकदम पूरा लावा की तरह धधकता हुआ रहता है, जिस कारण से हमें वहां का मतलब रोशनी यहाँ तक धरती तक आपको दिखाई देती है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए अब आगे समझते हैं। अब आगे देखो, सॉलिड देखो, सबसे पहले सॉलिड में टाइप 1 में देखो, अंतराणु बल क्या होता है, इसमें हाई होता है, उच्च होता है, क्लियर। अब इसमें डिस्टेंस जो होता है वो कम के, देखिए डिस्टेंस है दोनों के बीच में, नहीं है, नहीं के बराबर है, तो डिस्टेंस जीरो आप कर दो, क्लियर। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। जो इसका आयतन है, वॉल्यूम क्या होगा इसका, निश्चित होगा वॉल्यूम। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। आगे यहाँ पे देखो लिक्विड क्या होता है। लिक्विड में जो होता है, लिक्विड अभी बस इतना ही चीज देखेंगे, यही सब के बारे में, और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उसमें थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस जो है और क्रिस्टलीय ठोस जो है, उसका ज्यामिति के आधार पे उसका वर्गीकरण करेंगे, उसका डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी छोटा सा टॉपिक है आपको समझने के लिए। अब देखिए लिक्विड में, अब समझो यहाँ पर लिक्विड यानी द्रव। अनिश्चित जो होता है, देखिए इसमें होता क्या है, शेप किसका क्या होता है, लिक्विड का अनिश्चित होता है। यानी कि आप वाटर को ले लो, वाटर को आप जैसे कि वाटर को आप किसी गिलास में लोगे तो वो गिलास का आकार का हो जाएगा, लेकिन जब उसे लोटा में लोगे तो लोटा का आकार का, जब उसे मग में लोगे तो मग के आकार का हो जाएगा। इस तरह से उसका आकार चेंज होते रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आकार जो है अनिश्चित है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है किस रंग का होगा। जैसा जैसा जिस चीज में उसको रखेंगे वो उस चीज का हो जाएगा से ये लिक्विड। अब देखिए लिक्विड में चीज होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि देखिए जितना स्थान लोटा में घेरा, जितना स्थान गिलास में घेरा, जितना स्थान मग में घेरा ये लिक्विड यानी कि द्रव, तो उतना स्थान ये दूसरे चीज में भी घेरेगा, यानी कि उतना ही स्थान घेरेगा। तो ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन इसका निश्चित हो जाएगा, इसलिए ये आपका निश्चित हो गया, क्लियर। अब इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे समझेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गैस के बारे में देखो। गैस है तो गैस में क्या होता है, वॉल्यूम और साइज, इसमें अनिश्चित, दोनों ही अनिश्चित होगा। अब मान के चलिए एक बहुत बड़ा सा कंटेनर लिया या एक बहुत बड़ा रूम लिया। अब रूम में आप यहाँ पे बैठे हुए हो, दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति आने के बाद वो सेंट लगा के अगर आया, तो सेंट एक तरह का परफ्यूम क्या है, गैस है। गैस है तो वो गैस लगा के आया, तो वो क्या करेगा, गैस जैसे शर्ट पे लगाया तो यहाँ पे आप बैठे हुए हो, क्लियर। तो यहाँ पे जब आप बैठे हुए तो आपको यहाँ पे सेंट आने लगा, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको भी मतलब कि सेंट आने लगा, उसको भी लगेगा कि ये सेंट लगा के आया। तो यानी कि उसका जो उसका जो गैस का जो मोलिक्यूल है इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागने लगा। तो आप कह सकते हो कि इसका मोलिक्यूल जो होता है, यानी कि उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और नहीं के बराबर, समझ लो कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं के बराबर कार्य करता है गैस में। तो इसमें कोई सा भी बात नहीं होगा। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना दूर तक ही आपको मुझे समझाना था। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, आपको क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में मैं पूरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड, सॉलिड के बारे में कल मैं बताऊंगा। चलिए आज का ही चैप्टर समाप्त करता हूँ, सॉरी यहाँ का आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, जो पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा।